नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कल के वीडियो में कई दर्शकों ने मुझसे यह सवाल पूछा था कि 53 पर डीडीआर होने के बाद 4 महीने का एरियर कब मिलेगा। तो आपको बता दूं कि स्पर्श की तरफ से जल्द ही इंटीमेशन किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि हमारा एरियर कब और कितना मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि खाते में किस तरह से बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा मैं आपको पेमेंट और पेंशन में डबल बढ़ोतरी के बारे में भी जानकारी दूंगा। और यदि आपने अभी तक ओपीटीपी का पार्ट ऑर्डर नहीं करवाया है तो उसे जरूर करवा लें। साथ ही आज 12 नवंबर है और दिल्ली में आज ओआरपी डे मनाया जा रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर इसे ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जा रहा है, यानी कि काला दिवस। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही ओआरपी की जो विसंगतियां हैं उन्हें मैं आपके सामने प्रायोरिटी वाइज रखूंगा। तो चलिए इन विषयों के साथ हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार चैनल का वीडियो देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चैनल के साथ जुड़े रहने, इसका हिस्सा बने रहने और आपसे जुड़ी भरोसेमंद जानकारियों को लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली जानकारी दोस्तों, हम पेंशनर्स के बारे में बात करेंगे कि ओपीटीपी का फायदा कैसे पब्लिक पेंशन में होता है और यह किनको और कैसे लागू होता है। जी हां दोस्तों, ओपीटी फिक्स किसको लागू होता है, ओपीटी फिक्स से किसको फायदा मिलता है और पेमेंट या पेंशन में डबल बढ़ोतरी कैसे होती है, इसका पूरा विवरण आज मैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर और पीसीडीए का आरटीआई का जवाब दिखाकर समझाऊंगा। तो चलिए अब हम उन दस्तावेजों को देखते हैं। दोस्तों, यह पहला लेटर है जो रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को 15 अक्टूबर 2024 को भेजा गया है। इस लेटर में पेंशनर को उनके ओपीटीपी के पार्ट 2 ऑर्डर के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी गई है। यहां मैं आपको समझाना चाहूंगा कि रिकॉर्ड ऑफिस ने किस तरीके से उन्हें बताया है। देखिए, इस लेटर में यह स्पष्ट किया गया है कि उनका एमएसएसईपी का पार्ट 2 ऑर्डर पहले ही लागू कर दिया गया है और यह 1 जनवरी 2016 से लागू हो चुका है। यह लेटर 20 अगस्त 2024 को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भेजा गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, लेटर के लास्ट सेंटेंस में रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा है, इट इज ऑल्सो इंटीमेटेड दैट योर ओपीटीसी पार्ट 2 ऑर्डर आर अंडर प्रोसेस, यानी कि उनका एमएसएसईपी का पार्ट ऑन ऑर्डर पहले ही कर दिया गया है और वह पूरा हो चुका है, जो प्रोसेस में जा चुका है, जैसे कोरिज पीपी आदि निकलने के लिए। वहीं ओपीटीपी का पार्ट ऑन ऑर्डर अभी बाकी है और वह आगे प्रक्रिया में किया जाएगा। यह है दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को दी गई जानकारी, यानी कि एमएसएसईपी लागू करने के बाद अब ओपीटीपी लागू करके उनका पार्ट ऑन ऑर्डर किया जा रहा है। अब मैं आपको ओपीटीपी को लेकर एक आरटीआई का जवाब दिखाना चाहूंगा। इस आरटीआई के जवाब से आपको यह समझ में आएगा कि ओपीटीपी हमारे बेसिक पे या बेसिक पेंशन पर कैसे असर डालता है। तो चलिए अब हम इसे देखकर समझते हैं। यह आरटीआई का जवाब है जिसे पीसीडीए ने एक पेंशनर को भेजा है और जैसा कि मैंने पहले जो लेटर आपको दिखाया था वह ओपीटीपी के बारे में जानकारी देने वाला था, वह एक अलग पेंशनर का था। अब जो आरटीआई का जवाब मैं आपको दिखा रहा हूं वह एक अलग पेंशनर का है। इस आरटीआई के जवाब में पेंशनर ने यह मांग की थी कि उन्हें भर्ती से लेकर रिटायरमेंट तक का जो भी इंक्रीमेंट लगाया गया उसकी जानकारी उन्हें आरटीआई के तहत दी जाए। अब जो जवाब आया है दोस्तों, उसमें ओपीटीसी ऑप्टिमम पेंशन ट्रीटमेंट कैलकुलेशन का भी उल्लेख किया गया है। इसमें पेंशनर के इंक्रीमेंट और उनके पेंशन पर ओपीटीपी का क्या असर पड़ा, इस पर भी जानकारी दी गई है। यहां पर जो जानकारी दी गई है वह पेंशनर के पूरे इंक्रीमेंट का ब्यौरा है, जो 2002 से लेकर उनके रिटायरमेंट तक का है। इस ब्यौरे में यह बताया गया है कि पेंशनर को कब कब और किस तरीके से इंक्रीमेंट मिला,
यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ओपीटीपी के तहत उनकी बेसिक पेंशन या पे में कितनी बढ़ोतरी हुई। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगले पेज में जो जानकारी है वह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ओपीटीपी का असर उनके कुल पे और पेंशन पर कैसे पड़ा, यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। चलिए हम उस पेज को देखते हैं और आगे की जानकारी समझते हैं। अब जैसा कि आपने बताया, आप इसे पहले सीधा कर लेते हैं ताकि और स्पष्ट दिख सके। देखिए दोस्तों, यहां पर पेंशनर का आर्मी नंबर और कुछ अन्य जानकारी है जिसे आपने हाइड कर दिया है। अब मैं थोड़ा झूम करके इसे आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, इस इंक्रीमेंट की जानकारी दी गई है कि उन्हें कौन से साल में और कब इंक्रीमेंट मिला। उदाहरण के लिए, जुलाई 2010 में उनका इंक्रीमेंट 8,040 था और जुलाई 2011 में यह बढ़कर 8,680 हो गया। मैं इसे और झूम कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेज पर हर इंक्रीमेंट का ब्यौरा दिया गया है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ओपीटीपी के तहत इन इंक्रीमेंट्स का क्या असर पड़ा है। चलिए अब हम अगले हिस्से को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्मल इंक्रीमेंट 2012, 2013, 2014 के बाद लगातार लगते जा रहे हैं। 2018 में जुलाई में उन्हें एक महत्वपूर्ण इंक्रीमेंट मिला और इस इंक्रीमेंट के बाद उनका बेसिक पे 7वें वेतन आयोग के अनुसार 3,500 हो गया। अब जुलाई 2018 के बाद जनवरी 2019 में फिर इंक्रीमेंट मिला और इसके बाद हर साल जनवरी में ही उनका इंक्रीमेंट जारी रहा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपीटीपी के तहत किए गए इंक्रीमेंट्स का प्रभाव पेंशनर के बेसिक पे पर कैसे पड़ा, यह समझने के लिए इस जानकारी का महत्व है। अब इसे समझने के बाद हमें यह देखना है कि इन इंक्रीमेंट्स के बाद पेंशनर को मिलने वाली पेंशन या पे में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जनवरी 2019 में पेंशनर को इंक्रीमेंट मिला, लेकिन इससे पहले जुलाई 2018 में भी उन्हें इंक्रीमेंट मिला था, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें 2 इंक्रीमेंट मिले हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि इंक्रीमेंट्स के बीच में कोई खास बदलाव हुआ था। अब और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीच में पेंशनर का या तो प्रमोशन हुआ था या फिर एमएससीपी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ को एडजस्ट किया गया था। इसी वजह से उनका ओपीटीपी का पार्ट 2 ऑन ऑर्डर हुआ। पहले प्रमोशन या एमएससीपी का पार्ट 2 ऑन ऑर्डर होता है और फिर ओपीटीपी को लागू किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पेंशनर के बेसिक पे में बदलाव और ओपीटीपी की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जुलाई 2018 में उनका बेसिक पे 33,300 था और जनवरी 2019 में उनके इंक्रीमेंट्स में सीधा इजाफा हुआ है। यह इंक्रीमेंट पहले 23,300 से बढ़कर 31,100 हो गया, यानी कि इस बदलाव में सीधे 12,800 की वृद्धि हुई। यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, प्रमोशन या एमएससीपी का इंक्रीमेंट भी इसी में एडजस्ट हुआ है। दूसरी, ओपीटीपी के पार्ट 2 ऑन ऑर्डर होने की वजह से एक और इंक्रीमेंट दिया गया। इस तरह से पेंशनर का बेसिक पे बढ़ा और उनका ओपीटीपी के तहत लाभ सुनिश्चित हुआ। जी हां, जैसा कि आपने बताया, उनका इंक्रीमेंट 6 महीने आगे बढ़ाकर जनवरी 2019 में किया गया, जिससे उन्हें डबल फायदा हुआ। पहले उनका इंक्रीमेंट 33,300 था और अब यह सीधे 43,100 हो गया, यानी कि 12,800 का सीधा इजाफा हुआ। इस वृद्धि में प्रमोशन या एमएससीपी का इंक्रीमेंट भी शामिल है और इसके साथ ही ओपीटीपी का भी इंक्रीमेंट जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फायदा हुआ कि उनका इंक्रीमेंट पहले की तुलना में जल्दी हो गया, यानी इंक्रीमेंट की तारीख को 6 महीने पहले कर दिया गया, जिससे उन्हें इस बढ़ोतरी का अधिक फायदा मिला। इस तरह से ओपीटीपी और प्रमोशन दोनों मिलकर पेंशनर के लिए एक बड़ा लाभ लेकर आए। जी हां, जैसा आपने बताया, उनका इंक्रीमेंट जनवरी 2020 में 31,000 से बढ़कर 91,000 हो गया और फिर जनवरी 2021 में यह बढ़कर है
100 हो गया, जिसमें लगभग 12,100 की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले उनका बेसिक पे 43,300 था, जो सीधे 41,100 हो गया था। यह वृद्धि ओपीटीपी वन रैंक वन पेंशन का असर है। जैसा कि आपने देखा, ओपीटीपी के कारण पेंशनर को बेसिक पे में एक बड़ी बढ़ोतरी मिली है और यह सुधार उनकी पेंशन में भी सीधे दिख रहा है। ओपीटीपी से यह लाभ होता है कि पेंशनर को समय समय पर इंक्रीमेंट के साथ बेहतर पेंशन मिलती है, जो उनकी सेवा और योगदान के अनुरूप होती है। जी हाँ, जैसा आपने बताया, ओपीटीपी का फायदा केवल उन पेंशनर्स को मिलता है जो 2016 के बाद प्रमोट हुए हैं या जिन्हें एमएससीपी का फायदा मिला है। अब इस बात को समझते हुए हम ओआरपी डे और ब्लैक डे के महत्व पर आगे बढ़ते हैं। आज ओआरपी डे मनाया जा रहा है और साथ ही साथ ब्लैक डे के रूप में भी इसे मनाया जा रहा है। इस दिन की प्रमुख चर्चा यह है कि क्या ओआरपी की विसंगतियां मोदी जी के टेबल तक पहुंचेंगी या नहीं। ओआरपी से जुड़ी समस्याएं और विसंगतियां बहुत समय से पेंशनर्स के बीच चर्चा का विषय रही हैं और इस दिन को एक महत्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जा रहा है, जहां उम्मीद जताई जा रही है कि इन विसंगतियों का समाधान जल्द ही होगा। जी हां, 11 नवंबर 2015 को ओआरपी वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन पहली बार जारी किया गया था और अब उस दिन को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर ओआरपी डे मनाया जा रहा है, जो ओआरपी के लागू होने के बाद की पूरी यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस दिन की 10वीं वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा है और यह सरकारी तंत्र के लिए एक विशेष अवसर है, क्योंकि राज्य सैनिक बोर्डों के डायरेक्टर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ओआरपी डे के इस अवसर पर उम्मीद जताई जा रही है कि ओआरपी से जुड़ी विसंगतियों का समाधान भी जल्द ही निकलेगा और यह पेंशनर्स के लिए एक अहम दिन है, जब वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जी हां, जैसा आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी भी ओआरपी डे के आयोजन में शिरकत कर रहे हैं और शायद वहां पर ओआरपी की विसंगतियों पर चर्चा होने की संभावना कम है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इस मौके पर ओआरपी की विसंगतियों को सामने लाने के लिए वीडियो के जरिए प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। आपने प्रायोरिटी वाइज ओआरपी की विसंगतियों को सूचीबद्ध किया है, जो कि पेंशनर्स और उनके हितों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर सरकार किसी स्कीम को लागू करती है, तो उसकी कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता और सही प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ओआरपी की विसंगतियां किसी स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन में रुकावट डाल सकती हैं और उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया की जरूरत है। यह भी महत्वपूर्ण है कि पेंशनर्स को उनके हक मिलें और वे पूरी तरह से इस स्कीम के लाभ का अनुभव कर सकें। आपकी वीडियो में इसे प्रायोरिटी वाइज रखने से और ज्यादा लोग इस विषय पर ध्यान देंगे और सरकार को सही दिशा में सुधार के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। बिल्कुल, आपकी बात सही है। अगर किसी योजना या स्कीम को लागू करते समय कुछ विसंगतियां या खामियां रह जाएं, तो उन्हें दूर करना सरकार का कर्तव्य बनता है। ठीक उसी तरह जैसे माता-पिता अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर बच्चे में कोई खामी या बीमारी हो, तो उन्हें इलाज और सही पोषण देना माता-पिता का दायित्व है। इसी तरह अगर ओआरपी लागू करने के दौरान कुछ विसंगतियां रह गई हैं, तो सरकार का काम है कि उन विसंगतियों को पहचान कर उन्हें सही किया जाए, ताकि योजना का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे। ओआरपी योजना का उद्देश्य उन सैन्य कर्मियों को न्याय देना था जो समान रैंक के बावजूद एक समान पेंशन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। अगर इस प्रक्रिया में कोई त्रुटियां या विसंगतियां रह गईं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सही किया जाए, ताकि पेंशनर्स को उनका पूरा हक मिले। यह न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि इसके जरिए सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता भी दिखाती है। आपका उदाहरण वास्तव में बहुत उपयुक्त है। यह एक पारदर्शी और जिम्मेदार कार्य प्रणाली की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, ताकि ओआरपी का उद्देश्य पूरी तरह से सफल हो सके और इसका लाभ सही तरीके से सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच सके।